हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना जो चैप्टर है अपना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स कैसे क्रिएट करेंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करनी है जो जो उनके ऊपर अफेक्ट करने वाली है। वो फैक्टर्स उनके ऊपर अफेक्ट करता है किसके लिए, तो रिप्रोडक्शन के लिए। कौन सी ऐसी कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कि वो कैपेबल बने कि किस तरह से उनके अंदर से एक नई प्रोजेनी, नई चाइल्ड, नई डॉटर बॉडी प्रोड्यूस हो। उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही खास है, अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अपने 10th स्टैंडर्ड को तो अगर देखें तो 10th स्टैंडर्ड का तो ये कोर चैप्टर है, लेकिन कोर चैप्टर्स में आता है ये 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी। जब भी आप बायोलॉजी लेके आगे बढ़ेंगे तब उनके अंदर ये बेसिक चैप्टर अपना नहीं रहेगा, ये बहुत ही कोर चैप्टर रहेगा। कोर चैप्टर्स में अगर स्टार्ट करने जाए हम तो पहले कौन से मेजर टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, वो सारे टॉपिक्स हम इनके अंदर वन बाय वन पहले पॉइंट आउट करते जाएंगे। वो सारे पॉइंट्स अपने लिए जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स सबके लिए लगने वाले हैं। और इनके अंदर से ही डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। एग्जांपल्स जो है उनके अंदर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो इनके लिए अगर शुरू करना जाए तो ओवरव्यू में देखें तो सबसे पहले अपना मेन तो हमें रिप्रोडक्शन के बारे में ही जानना है। कुछ बच्चों को अगर अभी भी पता नहीं है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की मेन डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, कौन से ऐसे बेसिक पॉइंट्स होने चाहिए जो रिप्रोडक्शन को अच्छे से डिफाइन कर पाए, वो सारी चीज़ें हम इनके अंदर बेसिक से उठाने वाले हैं। और उसमें ही एक अपना दूसरा आएगा कि अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कॉपी टू कॉपी ऑर्गेनिज्म बन के कभी नहीं आता है पेरेंट्स से चाइल्ड। तो चाइल्ड के अंदर जो थोड़ी बहुत वेराइटीज आ रही है, वो थोड़े बहुत जो वेरिएशन आ रहे हैं, वो वेरिएशन हम स्टडी करेंगे। वो वेरिएशन किसकी वजह से आ रहे हैं वो चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एक मेजर टाइप्स है। बेसिक आपने ये नॉलेज प्रीवियस स्टैंडर्ड में ही लिया हुआ है, उसी में से हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, उनके बेसिक टाइप्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स तो जो है बहुत ही मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि कहीं ना कहीं हर बार पिछले 10 साल का आप पेपर उठा के देखोगे उनके अंदर कहीं ना कहीं इनके एग्जाम्पल्स कोई ना कोई वे में पूछे हुए हैं वहाँ पे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। इसके बाद जाएंगे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो भी दो जगह पे पढ़ना है, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे उनके अंदर, तो प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है और एनिमल में कैसे होता है। तो एनिमल में हमने सबसे बढ़िया कैटेगरी वाले एनिमल चूज किए, वो एनिमल है अपना ह्यूमन, और ह्यूमन का रिप्रोडक्शन देखने वाला है। और उसके बाद अगर ये रिप्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन के अंदर कौन से ऐसे कोजेज है या कौन से ऐसे डिजीज है जो डिजीज होने के चांसेस है, तो उनको किस तरह से अवॉइड किया जाए, वो हमने सेक्शन के अंदर रखा हुआ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हमने दो पार्ट के अंदर अपना पूरा चैप्टर डिवाइड किया हुआ है। पहला जो अपना ये वीडियो चल रहा है वो वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक, फिर उसके बाद से वापस से कंटिन्यू करेंगे कहाँ तक, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इस वीडियो में पूरा हम डिटेलिंग लेंगे किसके बारे में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। हम पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन जानने के लिए बेसिक क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इतनी पता होनी चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है। पहले तो हमने स्टार्टिंग से जो किया लाइफ प्रोसेस से, वहाँ से एक ही चीज़ देखता आ रहा है कि सेल से लेकर हम ऑर्गन्स या तो ऑर्गन सिस्टम्स तक जाते हैं। उसी में से अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम आ रहा है, कौन सा, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक जाने से पहले बेसिक हमें कौन सी ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए, वो सारी पहले हाईलाइट कर लेते हैं इसमें। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होगा, तो मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन हम बता रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन या तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कुछ प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कुछ प्रोडक्शन की तो बात होगी। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हो या हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हो, उन दोनों के अंदर हमें बेसिक चीज ये देखनी है वहां पे। फ्रॉम द पेरेंट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन, पेरेंट्स के अंदर से न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाने, बस बेसिक फंडा ये है अपना रिप्रोडक्शन का। इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर ये ना होता तो क्या होता, ये बेसिक लाइफ प्रोसेस तो है नहीं अपनी। बेसिक इसलिए नहीं है क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अपनी जो पूरी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन को टिकाए रखने के लिए हमें ज़रूरत इसकी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। क्योंकि अगर अपनी पॉपुलेशन को यहाँ पे कायम रखना है, अपना जो ओरा फार्मिंग हुआ है वो ओरा फार्मिंग हमें अगर बनाए रखना है, अपनी जो आने वाली जनरेशन, आने वाले जितने भी पुश्ते वो हमें याद रखे, तो इसके लिए पहले आने वाली पुश्ते होनी चाहिए। और वो होने के लिए क्या ज़रूरी है, तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। वहाँ पे आप एक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स है वो सारे अपने जैसे ही न्यू ऑर्गेनिजम्स या तो चाइल्ड ऑर्गेनिजम्स या तो डॉटर ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करेंगे। क्या है, तो एक ब्रिज बोल रहे हैं इसे, मतलब फिल इन द ब्लैंक ने ये बहुत ही बार हाईलाइट किया हुआ है कि ये ब्रिज है। कौन सा ब्रिज, तो ब्रिज टू हेरेडिटरी ट्रांसमिशन। हेरेडिटरी ट्रांसमिशन मतलब कि वहाँ पे पेरेंट में से कौन सा कैरेक्टर अपने अंदर आने वाला है, तो ना हेरेडिटरी ट्रांसमिशन है, मतलब कैरेक्टर के लिए वो एक ब्रिज प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे।
हेल्प्स इन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स, यही चीज़ है हेरेडिटरी ट्रांसमिशन। तो ये बेसिक चीज़ें है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग बेसिक फंडा याद रखना है क्या है, तो पेरेंट्स से नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करना है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते ही हमें पता चलेगा कि पेरेंट्स में जब इनहेरिटेंस होगा तो इनहेरिटेंस के टाइम पे वहाँ पे एक चीज़ हो रही है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। 2-3 साल पहले तो इनके पीछे पड़ गए थे बोर्ड वाले, कोई भी बोर्ड होता है, गुजरात बोर्ड हो अपना या अपना एनसीईआरटी के अलावा अगर हम वही फॉलो कर रहे हैं तो सीबीएसई बोर्ड भी आ सकता है। तो सीबीएसई बोर्ड ये सब यही चीज़ को वापस से बार बार फॉलो करते जा रहे हैं। तो वो था वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आ रहा है, उनकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। 2 मार्क्स के अंदर 3 मार्क्स के अंदर धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछ रहे थे ये सारे। तो ये जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें ये इतने टॉपिक से में जो है वो हाईलाइट करके रखने होते हैं। 2-3 पॉइंट कम भी हो जाए तो दिक्कत नहीं होती। अगर वो 2 मार्क्स में है तो 3 मार्क्स में सारे के सारे पॉइंट हमें वहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। वेरिएशन का मीनिंग क्या होगा, तो ड्यूरिंग द कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट्स डॉटर सेल्स गेट माइन्यूट चेंजेस इन इट विच इज कॉल्ड वेरिएशन। कि मेन ये है कि ड्यूरिंग द कॉपिंग ऑफ डीएनए, जब डीएनए की कॉपी हो रही है तो पहले ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन के टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अपने ह्यूमन के रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमन के या तो बेसिक जो भी हायर कैटेगरी के एनिमल्स है उनके अगर रिप्रोडक्शन की बात करें हम, तो उनके रिप्रोडक्शन में एक चीज़ कॉमन है कि सबके लिए अंदर क्या आता है, तो वेरिएशन आना कॉमन है। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है, तो कॉपी हो रही है डीएनए की। डीएनए की कॉपी कहाँ से हो रही है, तो पेरेंट के, दोनों पेरेंट के। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता है कि पेरेंट कितने आते हैं, तो 2 पेरेंट आते हैं। या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जहाँ पे सिंगल पेरेंट की बात करनी होती है, तो उनके अंदर भी डीएनए की जो कॉपी है वो डीएनए की कॉपी इस तरह से होगी कि जिनके अंदर थोड़ा बहुत माइनर सा क्या होगा, तो डिफरेंस होगा, और वही डिफरेंस आगे लीड करेगा किसको, वेरिएशन को। तो माइन्यूट चेंजेस ही होता है, इतना बड़ा चेंज तो आता भी नहीं होगा। अगर बड़ा सा चेंज आ जाता है उनके अंदर तो बड़ा वाला चेंज वेरिएशन नहीं लेता, वो पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करने की कैपेसिटी रखता है। दूसरा पॉइंट होगा अपना, इट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। मेन तो सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। इट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। कि आज एनवायरनमेंट जो था आज से 500-600 साल पहले नहीं था, तो 500-600 या तो उससे भी ज़्यादा अगर आगे जाए 5-6 हज़ार साल पहले चले जाए, तो तब जो एनवायरनमेंट था तब अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सर्वाइव करते थे। 5-6 हज़ार साल बाद जब आज हम खड़े हैं यहाँ पे, तो आज एनवायरनमेंट पूरा अलग है, हम यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइव कर रहे हैं मतलब कि हमने अडेप्ट किया है ये चेंजिंग एनवायरनमेंट को। जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आए वो हमने अडेप्ट कर लिए। इसी की वजह से क्या हो रहा है, तो अपना वहाँ पे सर्वाइवल अभी भी बेस्ट है। क्योंकि सर्वाइवल फिटनेस एक होती है, वो सर्वाइवल फिटनेस जो है अपनी सबसे सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इसीलिए हम अभी सर्वाइव कर रहे हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर पॉपुलेशंस। अभी बात की थी हमने कि ओरा फार्मिंग जो हो रही थी ना, वो ओरा फार्मिंग बनाए रखने के लिए कि अपने एक जनरेशन ने जो ओरा क्रिएट किया है वो आने वाली जनरेशन में वही सारे कैरेक्टर आए, वो कैरेक्टर से वो अपने एक रेप्यूटेशन जो है वो वहाँ पे बनाए रखे। इसके लिए तो पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए भी अपना वेरिएशन जरूरी है। क्योंकि अभी बोला हमने कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर सर्वाइव करना है तो अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनके अंदर वेरिएशंस आने मस्ट भी है। अगर वो वेरिएशंस ना आए तो उनके अंदर हो सकता है कि आगे चल के डिजीज़ का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इतने सारे डिजीज़ आ जाएंगे आगे चल के, तो वो डिजीज़ के सामने फाइट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर वेरिएशन लाना ही पड़ेगा। अपने इम्यून सिस्टम को जो है वेरिएबल करना पड़ेगा, वेराइटी उनके अंदर देखनी पड़ेगी। अगर वहाँ पर वेराइटीज़ नहीं आई तो उनके अंदर डिजीज़ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उनका सर्वाइवल जो है उतना ही डाउन होता जाएगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट लीड्स टू इवोल्यूशन। क्योंकि लंबे टाइम के बाद हमें एक और चीज़ भी तो देनी है, वो क्या है, तो इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का मीनिंग ये है कि वहाँ पे पहले कुछ और ऑर्गेनिज्म थे नॉर्मल। अगर जब इवोल्यूशन की बात आती है तो ये चीज़ आती है कि हम कहाँ से आए, तो हम एप्स में से, यानी कि हम जो मंकीज़ है, मंकीज़ की एक अलग कैटेगरी थी एप्स, वो एप्स से हम और आज के जो मंकी है वो दोनों इवोल्यूट होकर आए। मतलब कि इवोल्यूशन की प्रोसेस कुछ ऐसी है कि अगर बड़े लेवल पर देखा जाए तो वो इवोल्यूशन है, छोटे छोटे लेवल पर देखा जाए तो वो क्या है, वेरिएशन है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल फॉर एवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, वो ऐसी प्रोसेस है जिनके अंदर फ्यूल भरते रहने का काम कौन कर रहा है, तो वेरिएशन कर रहा है। क्योंकि अगर जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस नहीं आएंगे तो आगे चल के कभी चांसेस मिलेंगे ही नहीं हमें वहाँ पे इवोल्यूशन के। तो मेन इवोल्यूशन लाने के लिए हमें क्या करना था, वहाँ पे छोटा छोटा वेरिएशन तो चाहिए। अगर इनसे आगे देखें तो ये इतने टॉपिक्स है वो किसके लिए रहेंगे, अपने 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए, जब पूछा जाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अगर इनके आगे बढ़े तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आ रहे हैं और अपने पास बेसिक कितने मोड है, तो वहाँ पे 2 मोड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर वहाँ पे दोनों में कैटेगरी की हुई है, अगर किसी को अभी भी ये पता नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो बेसिक चीज़ ये है कि कोई भी अगर सिंगल बॉडी से नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म 2 बॉडी की रिक्वायरमेंट रखता है नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए, तो उनके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें वहाँ पे
कौन सा रिप्रोडक्शन की? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दोनों रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी रहेगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, उसमें हमें बेसिक ये चाहिए था कि वेरिएशन चाहिए, और वेरिएशन लाने के लिए जब कॉपिंग ऑफ डीएनए हो रहा है, तब कॉपिंग ऑफ डीएनए के टाइम पे दो अगर अलग अलग डीएनए आ रहे हैं तो वहां पे मर्ज होकर वेरिएशन आने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अराउंड रेशियो रहता है कि 99% जो है वो स्पीसीज जो है वो अपने पेरेंट्स की कॉपी होकर निकलती है, मतलब कि अराउंड 1% चेंजेस आ रहे हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो ज़्यादा चेंजेस कोई वेरिएशन बोलेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड करेगा। तो उसमें बेसिक हमें कितने पेरेंट्स चाहिए? तो 2 पेरेंट्स के बगैर आप कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थिंक ही नहीं कर सकते, कोई आइडिया ही नहीं ले सकते। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिंगल पेरेंट ही काफ़ी है। सिंगल पेरेंट इज सफिशिएंट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मल्टीपल पेरेंट्स या तो 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, इनके बिना कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे परफॉर्म नहीं होगा। अगर इनको 1 बाय 1 आगे एक एक करके देखें हम, तो सबसे पहला आएगा अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसकी बेसिक्स हमें वहाँ पे पढ़ाई गई है कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन में? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कितने पेरेंट लगेंगे? तो सिंगल पेरेंट ही लगेगा। दूसरा है कि गेमेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ये बेसिक चीज थी और ट्रू फॉल्स में पूछी गई थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड्स गेमेट, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कभी भी गेमेट्स आने के चांसेस है ही नहीं। तो दूसरा एक आ रहा है प्रोजेन इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ऑलमोस्ट मतलब कि अभी भी बताया 99 या तो 99.9% जो है वो क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाती है किससे? तो देयर पेरेंट्स। वेल with this kind of reproduction organisms can multiply rapidly। हाँ, ये एक बेनिफिट मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज़ जो है रैपिडली होगी, इतनी फास्ट होगी। इतनी फास्ट है मतलब कि वो हमारी थोड़ी बहुत लाइफ गुजरी होगी तब तक तो उनकी जो है वो जनरेशन निकल चुकी होगी। जैसे अपना बेसिक एग्जांपल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, वो बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया जो डिवीजन दिखाता है वो इतना रैपिड डिवीजन है, ब्लास्ट करते हैं मतलब पूरा, कि अगर कहीं किसी जगह पे हमने रख दिए, एक आध बैक्टीरिया रखा था, थोड़ी देर बाद ही देखा, मतलब 1-2 दिन में ही देखा हमने, तो 1-2 दिन के अंदर क्या हो जाएंगे? तो वो इतनी सारी मिलियंस में जनरेशन चली जाएगी उनकी। इट इज सीन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहाँ पे देखा जाता है? तो लोअर प्लांट्स एंड। जब भी पूछा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन की स्टार्ट ऐसे ही करनी है कि कितने पेरेंट रिक्वायर्ड है? तो सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है, गेमेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। गेमेट्स क्या होते हैं? तो 2 अलग अलग टाइप के गेमेट्स होते हैं, एक होता है मेल गेमेट और एक आता है फीमेल गेमेट। लेकिन मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के रिक्वायरमेंट की तो तब बात होगी ना जब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी होगी। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तो हमने बोला अभी कितने पेरेंट्स रिक्वायर्ड है? 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड है। सिंगल पेरेंट के लिए तो गेमेट्स की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सिंगल पेरेंट कैसा रिप्रोडक्शन करने वाला है आगे अब देखते हैं। कि क्वेश्चन पहला तो यही आ जाएगा, क्योंकि आज तक सर हमने यही सुना हुआ था कि 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के स्पर्म और ओवा आके फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनता है और वहीं से पूरी बॉडी डेवलप होती है या तो पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो अगर कोई एक सिंगल बॉडी है तो सिंगल बॉडी किस तरह से ऑर्गेनिज्म नया क्रिएट कर सकती है? तो उनके लिए हमें पढ़ना था कौन सा? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना गेमेट के जो जा रहे हैं, तो उनकी जो ब्यूटी है पूरी वो अभी आने वाली है आगे, कि किस तरह से वो क्रिएट करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आ रही है, इतनी सारी चीज़ें क्या करने वाली है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली है। उसमें पहला आने वाला है फिजन। अपना फिजन के अंदर क्या देखेंगे? 1 बाय 1 सारे देखेंगे, लेकिन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये भी है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो क्या आ जाएगा? तो ये सारी 6 की 6 टाइप्स हमें याद रखनी पड़ेगी। पहली है फिजन, दूसरी है बडिंग, थर्ड है अपना स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ है रीजनरेशन, सेकंड लास्ट होगा अपना फ्रेगमेंटेशन, और लास्ट कौन सा है? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इतनी जो 6 टाइप्स है वो 6 की 6 टाइप्स बेसिक टाइप्स है, या तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है किसकी? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इनके अलावा और ऐसी कोई टाइप नहीं है जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो पाए। उसमें 1 बाय 1 एक एक को देखना है, जो कि इस वीडियो का अपना मेन कोर पॉइंट जो है वो कोर कॉन्सेप्ट इसी का क्लियर करना है हमें। पहला आ रहा है उसमें फिजन। अगर फिजन की स्टडी की बात करें तो फिजन के अंदर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर भी हमें देखने को अच्छे से मिल रहे हैं वहां पे। चलिए तो शुरू करें। पहले 2 टाइप्स में पहला है अपना बाइनरी फिजन। फिजन के भी टाइप्स है। फिजन किस तरह से होता है? फिजन का मतलब बेसिक है डिवीजन। डिवीजन होगा, लेकिन डिवीजन से एक ऑर्गेनिज्म में से, और वो ऑर्गेनिज्म कौन सा? तो अपना पेरेंट ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अगर चाइल्ड बॉडी बनानी है तो चाइल्ड बॉडी कितनी बनेगी? उसके ऊपर से कितने टाइप किए हमने? 2 टाइप्स। तो नंबर ऑफ प्रोजेनिस के ऊपर से, नंबर ऑफ प्रोजेनी में अगर प्रोजेनी कितनी मिल रही है? एक में से 2, तो वहां पे फिजन आ जाएगा कौन सा? अपना तो बाइनरी फिजन।
जबकि अगर बात कर रहे हैं हम एक पेरेंट में से अगर मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब कि वो कौन सा फिजन हो जाएगा, तो मल्टीपल फिजन। देखते हैं कैसे हो रहा है। तो पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, कितनी डॉटर में क्रिएट होंगे। देखो ये पहले क्लियर कर लेना कि डॉटर डॉटर बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि ये नहीं कि हम लड़कों से या तो सन से अपने सारे नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज में जब भी कोई बात की जाती है तो प्रोजेनी के लिए सबसे अच्छा वर्ड जो है उन्होंने चूज किया हुआ है कौन सा, तो डॉटर सेल। तो जब भी डॉटर सेल बोलूँ मतलब वहाँ पे ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है कि फेमिनिज्म हम शो नहीं कर रहे। वहाँ पे क्या हो रहा है, तो 2 डॉटर सेल्स का मतलब है वहाँ पे वो सन हो या डॉटर हो, कोई वो अपना प्रोजेनी अगर रिप्रेजेंट करना है तो प्रोजेनी रिप्रेजेंट करने का ही अपना एक वे है वहाँ पे कि 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे कहाँ से, तो एक सिंगल पेरेंट में से। फॉर एग्जाम्पल अमीबा और एग्जाम्पल दिया है लेशमानिया, ये दोनों जो है लेशमानिया और अमीबा। अमीबा से तो आप फेमिलियर है ही, इतनी बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने 8th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पढ़े हुए थे। उन्हीं के अंदर से एक अपना तड़क थफड़क था एक बेसिक एग्जाम्पल, या तो सबसे पॉपुलर अगर ऑर्गेनिज्म है तो कोई अमीबा है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है सर्वाइव ऑन अर्थ, जो सबसे पहले सर्वाइव कर रहा था और अभी तक सर्वाइव कर रहा है। वैसा एकलौता ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो अभी अमीबा। इसके अलावा एक लेशमानिया, उनके अंदर भी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ से एक अंदाजा ये भी आ रहा है कि बाइनरी फिजन जो है वो किस में होने वाला है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे बताया गया कि मदर अमीबा है, ये मदर अमीबा में से क्या बनेगा, तो सबसे पहले उनके न्यूक्लियस डिवाइड होता है। देखो प्रोसेस बता रहा है अच्छे से वो कि बाइनरी फिजन जो है वो कैसे डिवाइड करती है। बाइनरी फिजन में एक पेरेंट बॉडी है, वहाँ से 2 अलग अलग पेरेंट बॉडी निकलने वाली है, और ये दोनों पेरेंट बॉडी किस तरह से स्टार्ट करेगी, तो पहले उन दोनों के क्या होंगे, तो जो एक सिंगल न्यूक्लियस था वो डिवाइड होकर डबल न्यूक्लियस बनेंगे, और 2 न्यूक्लियस के बाद उनके बीच में जो अराउंड में साइटोप्लाज्म है वो सारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और वो डिवाइड होते होते क्या हो जाएंगे, तो 2 डॉटर बॉडीज में मिल जाएंगे। तो इस तरह से एक मदर बॉडी से 2 डॉटर बॉडी क्रिएट हो जाएगी। अपना पहला रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट हुआ कौन सा, तो बाइनरी फिजन। एक एग्जांपल यहाँ से याद रखना, क्योंकि सीबीएसई ने बार बार यहाँ से एक क्वेश्चन निकाला हुआ है कि लेशमानिया जो है उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट किया था क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट किया उन्होंने कि एक काला अजहर करके एक डिजीज आ रहा है। काला अजहर जो डिजीज है वो डिजीज करवाने वाला ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन ये था कि काला अजहर डिजीज करवाने वाला ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप का फिजन कर रहा है। तो याद रखना ये काला अजहर का जो डिजीज है वो डिजीज के अंदर नॉर्मली फीवर वगैरह होते हैं, एनीमिया आ जाते हैं, लेकिन इनके अंदर काला अजहर के थ्रू ये पता चला कि किसकी वजह से हो रहा था, तो लेशमानिया की वजह से। लेशमानिया इज वन टाइप ऑफ पैरासाइट। अपना पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, जो भी पैरासाइट्स है अपने वो पैरासाइट्स क्या कर देते हैं वहाँ पे अपने विसरल ऑर्गन्स भी जानते हैं हम कि जो अपना लिवर के अराउंड में जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे ऑर्गन्स क्या करेंगे, तो अफेक्ट होंगे किसकी वजह से, तो इस पैरासाइट की वजह से। वो पैरासाइट वहाँ जाके अफेक्ट कर देगा पूरा, इसकी वजह से एक डिजीज आएगा कौन सा, तो काला अजहर। अगर क्वेश्चन हमने पूछा था कि काला अजहर किसकी वजह से हो रहा है, कौन से पैरासाइट की वजह से हो रहा है, तो कौन से पैरासाइट की वजह से होगा, ये लेशमानिया की वजह से। अगर डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो अगर थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं और ट्विस्ट करके ये रख देते हैं कि कौन सा फिजन करता है ये, तो बाइनरी फिजन। अगर थोड़ा और भी ज्यादा एक लेवल बढ़ा देते हैं और फिजन की जगह वो ये पूछते हैं कि कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, तो मेन तो कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उन्हीं के अंदर फिजन हो रहा है, फिजन के अंदर बाइनरी फिजन, और उसमें अपना लेशमानिया मिलेगा। फिर आ रहा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का ये है कि उसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड तो होता है, लेकिन डिवाइड होने के बाद 2 नहीं बनाएगा। अगर 2 बनाता तो फिर अपना बाइनरी फिजन ही था, लेकिन यहाँ पे एक में से कितने बन जाएंगे, तो मल्टीपल्स बनेंगे, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल फिजन बोलेंगे। तो मल्टीपल फिजन के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास एक बेसिक प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम यानी कि कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, तो एनिमल्स के अंदर जो ढेर सारी कैटेगरी हमने करी हुई है उसी कैटेगरी में से एक कैटेगरी आ रही है कौन सी, तो प्रोटोजोआ। कभी कभी वर्ड यूज करते हैं प्रोटोजोअन्स, तो ये प्रोटोजोआ जो वर्ड है वो प्रोटोजोआ वर्ड का मीनिंग होगा प्रिमिटिव एनिमल्स। जो प्रिमिटिव एनिमल्स थे उनकी कैटेगरी में ही एक अपना बेस्ट एग्जांपल हमें मिल रहा है मल्टीपल फिजन का, प्लाज्मोडियम। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम, तो भी क्या आएगा, मल्टीपल फिजन। एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन, तो भी क्या आएगा, अपना मल्टीपल फिजन। ये इस तरह से कुछ होता है। उनके अंदर होता ये है कि एक पूरी कॉलोनी क्रिएट की जाती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पूरी एक कॉलोनी है, उसके अंदर छोटे छोटे डॉटर सेल्स क्रिएट हो जाते हैं। ये जो छोटे छोटे डॉटर सेल्स है वही डॉटर सेल्स ये जब कॉलोनी ब्लास्ट होगी बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ही वो क्या करना शुरू करेंगे, तो अपनी न्यू लाइफ जो है वो स्टार्ट करना कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे करके वो स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। फिर आगे चल के वो भी कभी क्या करेंगे, तो मल्टीपल फिजन ही करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे लेशमानिया की वजह से काला अजहर हो रहा था, वैसे ही प्लाज्मोडियम की वजह से भी एक फेमस डिजीज हो रहा है अपना। अगर इन्होंने एक बार काला अजहर पूछा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं पे रुकेंगे,
उसकी वजह से यहाँ पे भी एक हमें बताना पड़ेगा प्लाज्मोडियम की वजह से कौन सा डिजीज होगा, तो वो होता है अपना फेमस डिजीज है मलेरिया। तो पहले तो जिन लोगों को ये चीज़ है कि मलेरिया जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो मलेरिया अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो मच्छर के काटने की वजह से हो रहा है, तो मच्छर के काटने का सिर्फ वो तो क्या था, तो एक अपनी नियति थी। नियति मतलब कि मच्छर ने हमको काटा, तो मच्छर ने काटा, उसकी वजह से मच्छर के अंदर से अपने अंदर क्या चीज़ आई है, तो एक प्रोटोजोन ऐड हुआ। मच्छर की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर वो कहीं ना कहीं छुप के बैठा हुआ था, उनके अंदर भी वो एक अलग लाइफ साइकिल फॉर्म कर रहा था। सारी चीज़ें अगर डिटेल में लेनी होती है तो 12th स्टैंडर्ड में अच्छे से समझाएगा, लेकिन मच्छर के अंदर से लाइफ साइकिल क्रिएट करके फिर जब मच्छर हमें काटता है तो उनकी सलाइवरी ग्लैंड से वो अपने ब्लड के अंदर ऐड हो जाता है, और ब्लड से घूमता हुआ फिर अपनी बॉडी में जाएगा, लिवर के अंदर जाके वहाँ पे पूरा पॉपुलेशन ब्लास्ट करेगा, और फिर धीरे धीरे करके क्या करेगा, तो वो फीवर वगैरह सिम्टम्स लाएगा, फिर उसे हम क्या बोलेंगे, तो मलेरिया बोलेंगे। तो अगर काला अजहर से लेशमानिया था, काला अजहर किसकी वजह से, तो लेशमानिया की वजह से। मलेरिया किसकी वजह से, प्रोटोजोन की वजह से। इनका प्रोटोजोन को वेक्टर मतलब कि उनको ट्रांसमिट करवाने वाला सिर्फ कौन है, तो मॉस्किटो है। तो बेसिक ये है, फटाफट से रिवाइज करेंगे। फिजन कितने टाइप का, तो 2 टाइप। कौन से, तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के अलावा कौन सी चीज़ें इसमें, तो मल्टीपल फिजन में एग्जाम्पल लगाया प्लाज्मोडियम, और अपना बाइनरी फिजन के अंदर आ जाएगा अमीबा और लेशमानिया। क्लियर कट। यहाँ से जो है क्वेश्चंस अभी हमें अपना जो एग्जाम कॉर्नर चलता है उनके अंदर भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एक बार अच्छे से यहाँ से नोट करके जब वहाँ पे पूछा जाए तो फटाफट से कमेंट लगा देना वहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो अपना टाइप्स आ रहा है वो टाइप है अपना बडिंग। बडिंग बेजर जो है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा हमें, तो 2 चीज़ें अपने पास, हाइड्रा और यीस्ट। आई थिंक आप इन दोनों को जानते हो अच्छे से। हाइड्रा जो है वो हाइड्रा दिखने में कुछ इस तरह से आएगा स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमें हाइड्रा आपने देखा हुआ है, बडिंग पहले भी कभी हमने 8th स्टैंडर्ड में डिस्कशन किया था। अगर इनके अंदर देखते हैं तो यहाँ से इस तरह से एक छोटी सी क्या निकलेगी, बड, क्योंकि ये बोल ही ये रहा है कि न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड एज एन आउट ग्रोथ ऑफ द पेरेंट। आउट ग्रोथ मतलब कि पेरेंट की जो बॉडी है वो पेरेंट की बॉडी से ही कोई क्या निकलेगी, तो आउट ग्रोथ निकलेगी। वही आउट ग्रोथ जो है वो रिलीज होगी एनवायरनमेंट के अंदर, और यही न्यू आउट ग्रोथ जो रिलीज हो चुकी है वही उसी को हम क्या बोलेंगे, तो पहले तो बड बोलेंगे। और बड का फॉर्म होना, इसी की वजह से ना कि नाम भी एक इजी वाला दिया हुआ है, बडिंग। हाइड्रा के अंदर तो देख लिया, ईस्ट के अंदर भी दिख सकता है कि ये अगर ईस्ट की एक बॉडी थी तो ईस्ट की बॉडी में ऊपर से इस तरह से बडिंग निकलना स्टार्ट होती है। ये बर्ड धीरे धीरे करके यहाँ से कट होगी तो ये फॉल आउट होगी। ये बर्ड जो थी वो बर्ड आसानी से क्या डेवलप कर देगी, वहाँ पे नई ईस्ट की बॉडी डेवलप करेगी। तो ये ईस्ट के लिए, ये अपना हाइड्रा के लिए। हाइड्रा में भी सेम टू सेम ये बॉडी यहाँ से रिमूव हो गई। रिमूव होते ही धीरे धीरे करके ग्रो करना स्टार्ट करेगी। ग्रो करते ही वो क्या बना देगी, तो नई हाइड्रल बॉडी जो है वो क्रिएट कर देगी। मतलब कि बडिंग के अंदर एक बेसिक सी प्रोसेस है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की आउट ग्रोथ होना मतलब उनका कोई एक सेल जो स्पेशलाइज्ड सेल है, वही स्पेशलाइज्ड सेल क्या करेगा, तो एक नई बर्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। बर्ड प्रोडक्शन के थ्रू फिर बर्ड एलिमिनेट होगी। बर्ड एलिमिनेशन के बाद सीधा क्या होगा, तो वही बर्ड नई ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होगी। अगर एक पेरेंट बॉडी में से नई ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो रही है तो यही तो है अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सिंगल पेरेंट बॉडी है। हमने बोला था कि कौन से वे में होगा, तो या तो डायरेक्ट डिवाइड करो या तो उनके अंदर से नई बर्ड निकालो। अगर इन दोनों के अलावा कोई कैपेसिटी है तो है, इनके अलावा और 4 कैपेसिटी बची हुई है। अपना नेक्स्ट रिप्रोडक्शन आ रहा है कौन सा, तो स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन के अंदर अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ी अच्छे से देखेंगे कि वहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन के लिए कैसे कैसे बॉडी में स्ट्रक्चर बनते हैं। अब सिंगल बॉडी से आपको यह तो क्लियर हो चुका है कि सिंगल बॉडी से जब भी रिप्रोडक्शन होगा मतलब उनकी बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस होने वाले हैं। वो चेंजेस कौन से होंगे, तो स्पोर फॉर्मेशन में सबसे मेजर ये है, क्या बनाना है, तो स्पोर बनाना। जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेस क्या है, तो गेमेट्स से, वैसे स्पोर फॉर्मेशन का अपना बेस कौन रहेगा, तो स्पोर्स रहेंगे। मतलब इनकी बॉडी के पास जो भी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं उनके पास बेसिक एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि वो क्या प्रोड्यूस करते होने चाहिए, स्पोर। स्पोर कैसे है, तो उनके कैरेक्टर्स बता रहे हैं कि स्मॉल है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से, डेवलप्स एट द टॉप ऑफ द इरेक्ट हाइफी। तो पता चलना चाहिए हाइफी क्या है, तो हाइफी वो स्ट्रक्चर है जो इनकी बॉडी से प्रोड्यूस होना स्टार्ट करेगा। नॉर्मल बॉडी ये थी, उन बॉडी के ऊपर ये जो अपना स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, एक डंडी जैसा जो स्ट्रक्चर वहाँ पे स्टॉक लाइक बना हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे हम, हाइफी बोलेंगे। और यही हाइफी जो है वो हेल्प करने वाली है स्पोर्स को आगे बढ़ने में। कहाँ से, तो यहाँ से ही, ये मेन बॉडी जो है वहीं से स्पोर क्रिएट होना स्टार्ट करेंगे। पहले मेन बॉडी के ऊपर से
आईफी क्रिएट हुई, वो आईफी के ऊपर धीरे धीरे करके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है उसी को हम बोलेंगे स्पोरेंजिया। तो ये स्पोरेंजिया और आईफी ये दोनों मिलकर ही क्या करने वाले हैं, अपने स्पोर फॉर्मेशन को जो है कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो पहले आईफी क्रिएट होना, फिर उसके ऊपर स्पोरेंजिया क्रिएट होना, यहाँ मेन बॉडी से स्पोर्स का आईफी के थ्रू स्पोरेंजिया तक ट्रैवल करके जाना, स्पोरेंजिया में उनका स्टोरेज होना, और फिर ये जो अपना स्पोरेंजिया है वो बस्ट करेगा मतलब वो फटेगा, और वो फटेगा तो उनके अंदर से छोटे छोटे क्या निकलेंगे, स्पोर्स। वो स्पोर्स आगे चल के जब सोइल के ऊपर या वाटर के ऊपर जहाँ पे भी ये सर्वाइव कर रहे हैं जब गिरेंगे, नॉर्मली ये कहाँ होते हैं तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर ही स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा मेजर में। या तो मॉइस्चर इनको ज़्यादा चाहिए, मॉइस्चर मतलब कि ज़्यादा मॉइस्चर मिलेगा तो ये अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। ये यहाँ पे गिरेंगे, ये गिर के फिर वापस क्या करेंगे तो अपना नया बॉडी क्रिएट करेंगे। ये नया बॉडी जो क्रिएट हुआ है वही आगे चल के कभी आईफी क्रिएट करेगा, आईफी के ऊपर वापस स्पोरेंजिया लगाएगा, तो ये प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी, उनकी लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से चलेगी। मेजर जो हमें दिखा रहा है कि वो किसके अंदर दिखता है तो फंगस प्लांट के अंदर, इरेक्ट आईफी ऑफ द फंगस प्लांट जो हमें दिखाई गई है यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन। और ये जो हमें दिखाया गया वो किसका है तो फंगस का दिखाया गया कि फंगस की जो बॉडी है वही क्या है, एक राइजोपस करके एक फंगस आ रही है, वो फंगस का हमें स्पोर फॉर्मेशन अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। रिलीज इनटू द एयर, कहाँ रिलीज हो रहे हैं तो एयर के अंदर रिलीज होंगे, एंड जर्मिनेट, और नीचे गिर के वो जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करेंगे मतलब कि वापस से अपने पेरेंट जैसे कैरेक्टर डेवलप करना स्टार्ट करेंगे इनटू न्यू इंडिविजुअल्स आफ्टर लैंडिंग ऑन द फूड और सॉइल। जब नीचे गिरेंगे तो नीचे अगर किसी फूड पार्टिकल के ऊपर मतलब कोई लीफ भी गिरा हुआ था उसके ऊपर गिर गए, वहाँ से क्या लेंगे तो वो फूड कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। अगर फूड नहीं कंज्यूम कर पा रहे और सॉइल के ऊपर गिर जा रहा है तो वो टाइम थोड़ा लेंगे, टाइम टेक करेंगे, और धीरे धीरे करके वो कंज्यूम करने के लिए राह देखेंगे कि एटमॉस्फेयर से कोई चीज़ आए उनके ऊपर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। जैसे न्यूट्रिशन मिलेगा वो क्या कर देंगे, नई बॉडी में डेवलप हो जाएंगे। एग्जाम्पल बेस्ट है प्लाज्मोडियम और राइजोपस। अगर हमने अभी क्वेश्चन एक दोहराया था कि एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम, एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन, तो वहाँ पर हमने एक लिखा हुआ था कि फिजन, और फिजन में कौन सा तो मल्टीपल फिजन था। अब अपने पास एक और चीज़ ऐड हो रही है, तो इससे पता चलता है कि प्लाज्मोडियम जो है ना, प्लाज्मोडियम भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम सिर्फ हमें मलेरिया करवाने के लिए नहीं है, वो क्या है तो 3 मार्क का क्वेश्चन है। 3 मार्क का क्वेश्चन क्यों, क्योंकि 2 अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन कर रहा है। डायग्राम के साथ अगर मेंशन करने होंगे तो ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हमें इन दोनों को समझने की। कौन सा बताएंगे तो पहला बताएंगे मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन के बाद दूसरा जो अपना आ रहा है वो कौन सा होगा तो स्पोर फॉर्मेशन। तो ये दोनों वहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे पूरे स्ट्रक्चर के साथ। रिटर्न के लिए राइटिंग पार्ट जो अपना इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। मैं तो बोल रहा हूँ कि इतना जो आप लिख दोगे और यहाँ पे ऐड कर दोगे, अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, क्योंकि डायग्राम इतना तो टफ है भी नहीं। हम अगर अपना आर्ट जो जैसे हम डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट्स के, तो डायग्राम इतने अच्छे बनाते हैं वो लोग के जैसे अपना आर्ट ही बाहर निकाल के ना रख दिया हो। तो वो अगर ये डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्राम तो उनके लिए मतलब हलवा जामुनी है। तो ये फटाफट से आगे बढ़ेंगे इनके अंदर। प्लाज्मोडियम के बाद दूसरा आएगा राइजोपस, और राइजोपस के अंदर ही कैसे बॉडी डेवलप हुई वो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा। इसके बाद अगर स्पोर फॉर्मेशन से आगे बढ़े तो दूसरा अपना पार्ट आ रहा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम के ऊपर ही जाए, अगर हम फ्रेगमेंट्स को जानते हैं, फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े, वो अगर किसी बॉडी के हो जाते हैं, अगर ये एक तो ये जादू से कम नहीं है फ्रेगमेंटेशन। हमने आज अगर किसी बॉडी को काट के निकले थे, अजय देवगन अगर आएगा और बोलेगा कि तेरे टोटे टोटे कर दूंगा और वो टोटे टोटे करने के बाद वो तो चला जाएगा, लेकिन दूसरा दिन जब आके देखेगा तो हर एक टोठा जो है मतलब कि हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक नई बॉडी में अगर डेवलप होता हुआ देखेंगे वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा अपना फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो वहाँ पे अच्छे से समझने की ज़रूरत है क्या होने वाला है। तो इट इज़ द एक्सीडेंटल प्रोसेस, क्योंकि अजय देवगन का ना कोई रिटर्न तो था नहीं वहाँ पे, हाँ भले स्क्रिप्ट रिटर्न थी, लेकिन वहाँ पे क्या है तो एक्सीडेंटल प्रोसेस थी। एक्सीडेंटल प्रोसेस के थ्रू व्हेन द ब्रोकन पीसीस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई अपना ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिलामेंटस मतलब ऐसे प्लेट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर जब कटिंग हो जाती है और वो हर एक कटिंग जो है या तो हर एक ब्रोकन पीस जो है उसे क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट बोलेंगे। इट ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जैसे पूरा ऑर्गेनिज्म था, अगर आज टुकड़े किए थे, फिर वो कल वापस से उतना ही लंबा ऑर्गेनिज्म नया क्रिएट करके बैठा है। या तो ये हो रहा है कि हमने 5 टुकड़े किए थे तो नए 5 ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो चुके हैं, तो वो पांचों के पांचों ऑर्गेनिज्म बने हैं किसकी वजह से, तो एक रिप्रोडक्शन के टाइप की वजह से। कौन सा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऐसा जादूगर कौन है जिसके अगर अजय देवगन टोटे टोटे करता है फिर भी वो क्या करेगा, नए बॉडी में ग्रो करेगा, तो वो ऑर्गेनिज्म होगा अपना
स्पाइरोगैरा। क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है कि अगर टोटे टोटे हो जाए तो कौन बना सकता है। स्पाइरोगैरा एक अपने पास बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ दिखा भी रहा है कि इतनी बड़ी बॉडी थी, फ्रेगमेंट 1 2 3, 3 फ्रेगमेंट के अंदर हमने कटिंग किया। कटिंग करने के बाद हर एक फ्रेगमेंट जो है वो क्या करता गया, नई बॉडी में ग्रो करता गया और नया नया वहाँ पे स्पाइरोगैरा क्रिएट करता गया। तो बेसिक है अपना स्पाइरोगैरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन। इनके बाद आने वाला है अपना रीजनरेशन। ये भी जादूगरी था, लेकिन बच्चों के लिए ये दोनों जादू जो है ना वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। स्पोर अपना फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, इन दोनों के बीच में समझ ही नहीं पाता कि क्या चीज़ हो रही है। अगर सर आप वहाँ पे भी बोल रहे थे कि वो अजय देवगन टोटे टोटे कर रहा है, तो हर एक टोटा जो है वो नए बॉडी में क्रिएट कर रहा है। अगर रीजनरेशन की बात करें तो देखने में यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे भी हर एक चीज़ जो है वो डिवाइड हो रही है, तो हर एक चीज़ में से एक एक नई चीज़ जो है वो ग्रो कर रही है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये रहेगा कि रीजनरेशन वर्ड जो है उसका मतलब ये होता है कि आपका अगर कोई ऑर्गन वहाँ पे कट हो जा रहा है, तो कट होने के बाद वो नया ऑर्गन जो है वो रीडेवलप होगा या तो रीजनरेट होगा, तो प्रोसेस होगी अपनी रीजनरेशन। उसका मतलब ये नहीं कि अगर हाथ कट गया तो वो कटा हुआ हाथ अपना जो है वो नई ऑर्गेनिज्म में क्रिएट करेगा। हाँ, एक मेन जो है वो स्टेबल बॉडी होगी। स्टेबल बॉडी के अंदर से अगर कोई एक पोर्शन कट हो जा रहा है तो वो कटा हुआ पोर्शन वापस से रीडेवलप होगा, रीडेवलप होकर वापस आएगा। लेकिन वो अगर कटा हुआ सिर्फ हाथ देख रहे हो आप, तो ये हाथ जो है वो कभी नई बॉडी जो है वो क्रिएट करने वाला नहीं है। तो ये एक चीज़ देखनी है कि सिर्फ हाथ से नई बॉडी नहीं क्रिएट होगी, लेकिन अगर पूरी बॉडी में से हाथ निकल गया है तो वो हाथ जो है वापस से क्रिएट किया जा सकता है। ये चीज़ क्या होगी, रीजनरेशन। अगर ये हाथ से नई बॉडी क्रिएट होगी तो हम इस चीज़ को भी किस में रख देते, तो फ्रेगमेंटेशन की कैटेगरी में रख देते। तो बेसिक आइए व्हेन द सिंपल एनिमल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा किस में होने वाला है, सिंपल एनिमल्स में होने वाला है। अपने जैसे वीआईपी एनिमल्स जो है ना उनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती कभी, क्योंकि हम वीआईपी है तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो हम रिप्रोडक्शन पे वीआईपी चूज करेंगे ना, तो इसके लिए दो दो ऑर्गेनिज्म तो लगेंगे। तो सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा, प्लेनेरिया, ये क्या है, तो इनके जैसा ही जो प्लेनेरिया जो है उनके अंदर हमें अभी दिखाया गया। हाइड्रा में भी क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें रीजनरेशन की चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर वापस से थोड़ा पोज लेता हूँ यहाँ पे इस थियरी पे, जैसे अभी प्लाज्मोडियम के अंदर 2 रिप्रोडक्शन देखने को मिले, हाइड्रा के अंदर भी अब कितना आ गए, 2 आ गए। अगर प्लाज्मोडियम के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा था, इसका मतलब कभी ये नहीं था कि वहाँ पे हाइड्रा को लेस बताया जा रहा है। हाइड्रा भी कभी ना कभी वहाँ पे गियर अप कर सकता है। अगर वो अपने पेपर सेटर जो है वो पेपर सेटर्स की आइज में आ रहा है, तो कभी ना कभी क्वेश्चन निकल के आएगा वहाँ पे, एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। तब जाकर हमें बताना पड़ेगा। जितने भी बोल रहे हैं वो सारे डायग्राम के साथ अगर पूछा जा रहा है, 3 मार्क्स का बहुत ही मतलब पीक लेवल का क्वेश्चन आने वाला है अगर यहाँ से बन रहा है तो, और ज़्यादा चांसेस है भी हाइड्रा के ऊपर से आने वाले के। तो हाइड्रा के अंदर कौन से 2 आ जाएंगे, तो एक आ जाएगा बडिन, दूसरा आ जाएगा अपना रीजनरेशन। प्लेनेरिया डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ब्रोकन ओल्डर पार्ट इज नोन एज रीजनरेशन, क्योंकि ब्रोकन ओल्डर पार्ट जो होता है वही क्या करता है, तो वापस से रीडेवलप कर जाता है, और रीडेवलपमेंट को ही क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। इट इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, और इनके पास पहले क्या होने चाहिए, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होने चाहिए जो इस बॉडी में थे, इसमें नहीं थे। इसकी वजह से ये जब कट हो गया तो उनके ऊपर से नई बॉडी डेवलप नहीं हुई, लेकिन मेरे अंदर से यानी कि जो मेन बॉडी है उसके अंदर से वो रीडेवलप हुई। इसका मतलब कभी ये नहीं है कि ह्यूमन की बॉडी में से वो रीजनरेशन की कैपेसिटी मिलती है। हाँ, अपनी बॉडी में भी रीजनरेशन की कैपेसिटी है, और रीजनरेशन की कैपेसिटी कहाँ दिखती है हमें, तो नॉर्मली ये कैपेसिटी जो है हमें दिख जाती है कहाँ पे, तो अपने ये नेल्स के अंदर। जब नेल्स की बात करते हैं तो नेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, कि आज काट दिया हमने फिर भी वो क्या हो गए, तो वापस से रीडेवलप होना स्टार्ट करके, तो वो जब रीजनरेट हो रहे हैं तो वो नई ऑर्गेनिज्म का तो पार्ट नहीं है फिर भी, लेकिन अपने रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ इनके अंदर ही देखने को मिलेगी। विच ग्रोज लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और बहुत सारे नंबर के सेल्स क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि इतना सारा अगर ऑर्गन डेवलप करना है तो इसमें तो बहुत सारे सेल्स लगेंगे ना। तो अगर ये कट हो रहा है तो यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड सेल था उसने वापस से क्या किया, रीजनरेट करना स्टार्ट किया, और करते करते उसने पूरा सेल से टिश्यू से ऑर्गन क्रिएट कर दिया। तो ये अपना था रीजनरेशन, और ये जो डायग्राम है वही है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। ये अपना पेरेंट प्लेनेरिया है, ये अपना डॉटर प्लेनेरिया है, दोनों के ऊपर स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद आएगा अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लास्ट स्टेज है अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर टाइप्स में देखें तो सबसे, अगर मेरी तो जो फेवरेट है वो सबसे ज़्यादा यही है, क्योंकि इनके अंदर इतनी वेराइटी है। एसेक्सुअली अगर किसी को रिप्रोड्यूस करना है तो इस एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट, बाकी सारे रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी में ये तो जो है वो सबसे बढ़िया ही काम दे रहा है भाई। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता चलने वाला है इनके अंदर देखो, अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट्स
ये जो है सबसे बड़ा फेवरेट पार्ट इसलिए था मेरा क्योंकि ये इनके कोई भी पार्ट से, मान लो स्टेम है, रूट है, लीफ है, कोई भी आपने जो है प्लग करके सिर्फ डाल दिया है यहाँ पे सॉइल के अंदर, वो सॉइल जो है उसे ग्रो करवाने के लिए कैपेबल है। हाँ, लेकिन सब प्लांट्स के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। देखते हैं बेनिफिट्स। सबसे मेजर अगर टॉपिक है इनके अंदर, सबसे मेजर टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम वाइज अपना स्कोर वाइज अगर 100 आउट ऑफ 100 हम टारगेट करके बैठ रहे हैं वहाँ पे, तो उसके लिए तो वहाँ पे प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स, ये जो बेनिफिट्स है ना, वो बेनिफिट्स 2 मार्क, 3 मार्क या 4 मार्क, तीनों में पूछा गया। मेजर जो है वो 3 मार्क्स में, रिपीटेटिव पोर्शन में पूछा गया। बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन 3 ही है, लेकिन क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, यहाँ पे क्वालिटी मैटर कर रही है। क्वालिटी क्यों, क्योंकि अभी पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स, उनके पास फ्लावर हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, लेकिन अर्लियर देन दोस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, सीड से जो ग्रो कर रहे हैं उनकी कंपेरिजन में ये क्या होगा, तो इनके पास कैपेसिटी है कि ये फटाफट से क्या कर सकते हैं, रीडेवलप कर सकते हैं। नया जो है, हमें अगर फॉरेस्ट, मान लो कि हम फॉरेस्ट ग्रो करने की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट ग्रोथ में अगर सीड से हम लगाने जाए तो अपनी जनरेशन की जनरेशन चली जाएगी, तब जाके एक फॉरेस्ट क्रिएट होगा, काले बाल सफ़ेद बाल हो जाएंगे, अपने बच्चे जो है उनके बच्चे आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए क्या है, तो वहाँ पे नेचर ने जो अपना आप एक सेट करके बढ़िया सी एक टेक्निक वहाँ पे लगाई हुई है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहला पॉइंट ये था कि सीड से प्रोड्यूस होने वाले प्लांट्स के कंपैरिजन में ये क्या करते हैं, तो जल्दी से हमें फ्लावर और फ्रूट दे देते हैं। मतलब कि जो नेचर के साथ प्रोडक्टिविटी चाहिए, ऑक्सीजन का जो हमें वहाँ पे मेन जो उनका कंसंट्रेशन हाई करना है, तो उनके लिए बेस्ट है। ग्रोइंग बनाना ग्रो करवाना है, ऑरेंज ग्रो करता है, रोज ग्रो करवाना है, जैस्मिन ग्रो करवाना है, तो एक ही वहाँ पे लोकेशन है, कॉल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगर इसको कॉल करोगे ये आ जाएगा, और इन सब के अंदर क्या कर देगा, तो नई ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करके चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, जेनेटिकल सिमिलरिटी छूटेगी नहीं, क्योंकि एक तो टाइप तो किसका था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही था, तो जीन्स के अंदर कोई भी उथल पथल होगी नहीं। जेनेटिकली सिमिलरिटी इज मेंटेन्ड इन द प्लांट्स, तो होने वाली है। हर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ये टॉपिक या ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल दे रहे हैं उनके कि जिसके अंदर ये हो रहा है, तो शुगर केन, इसमें ऐड करना है। शुगर केन के अंदर ये हो सकता है, रोज के अंदर हो सकता है, ग्रेप्स के अंदर हो सकता है, बाय लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों जो नए मोड आए, नए जो मॉडल दिख रहे हैं हमें, ये मॉडल के बारे में हम अभी आगे स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि आगे हमें पढ़ना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स। इससे पहले ये ना भूल जाओ कि बेनिफिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, एग्जाम में दिखेगा और दिखेगा ही वहाँ पे। तो नोट डाउन करके, राइट डाउन करके, मेमोराइज करके फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे किसके ऊपर, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स में। टाइप्स में आएंगे तो बेसिक आपको सामने दिख ही रहा है कि कितने टाइप है, तो 2 मेजर टाइप है, एक होगी नेचुरल मेथड, दूसरी होगी आर्टिफिशियल मेथड। अगर नेचुरल मेथड की बात करूँ, तो नेचुरल मेथड में अभी हमने बात की थी, कौन से मेजर ऐसे पॉइंट थे अपने पास जो यहाँ पर मैं मेंशन करूँ, तो नेचुरल मेथड के अंदर 3 ऐसे पार्ट है अपने प्लांट के अंदर, जिसको आप प्लग करके उनमें से क्या कर सकते हो, नेचुरली प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है, एक नया ऑर्गेनिज्म। कौन सा है, तो एक आता है अपना स्टेम, दूसरा आता है अपना रूट, और थर्ड आता है अपना लीफ। और इनके अंदर से भर भर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये तो जो है वो सबसे फेवरेट है पेपर सेटर्स का। जितने भी पेपर सेटर बैठते हैं, कोई यंग एज वाला बैठता है, कोई ओल्ड एज वाला बैठता है, कोई मेल बैठता है, कोई फीमेल बैठती है, लेकिन लीफ को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि लीफ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। स्टेम अपना अगर वहाँ पे नई ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने जाए, तो उनके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे अपना है पोटैटो। इतनी सारी हम किलो फ्राइज जो है वो हम क्या कर जाते हैं, तो केजीज में फ्राइज जो है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर घर के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उनके अंदर जो पोटैटो यूज़ हो रहा है, वो पोटैटो रियल में एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का टाइप से, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन चलता है, उनका बेस्ट एग्जाम्पल कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो अपना फ्रेंच फ्राई। रूट जो है, रूट के अंदर क्या आएगा, तो रूट के अंदर ही अपना एक एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का जो रूट होता है, वो रूट कैपेबल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन परफॉर्म करने के लिए। वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू क्या कर देती है, तो रूट्स के थ्रू ही नया जो है वो ऑर्गेनिज्म उनका डेवलप हो जाता है। और अभी जो अपना सबसे पसंदीदा जो लीफ है, वो लीफ के अंदर एग्जाम्पल लगा रहे हैं। एक प्लांट है ब्रायोफाइलम, कौन सा, ब्रायोफाइलम। वो ब्रायोफाइलम प्लांट जो है वो क्या कर देता है, तो लीफ को सिर्फ प्लग करवा के अगर उनको गिरा देगा, खुद के लीफ को गिरा के वो क्या कर सकता है, तो नई बॉडी में डेवलप कर सकता है। तो ये ब्रायोफाइलम, तो ये भूलिएगा मत, फिल इन द ब्लैंक में 2-3 बार जो है वो मेजर पूछा गया, बाकी एमसीक्यू के अंदर तो ढेर सारी बार। और अपनी आ रही है दूसरी
आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड के अंदर कितनी टेक्निक है, तो वहाँ पे भी 3 अलग अलग टेक्निक लगी हुई है। आर्टिफिशियल है मतलब कि अपने बिना तो होगी नहीं, तो हम वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ अपनी जो नेचर है वहाँ पे कोई जाके इंटरफियर करने की, डिस्टर्ब करने की उनको, लेकिन वो डिस्टर्बेंस इस बार जो है वो अच्छा था, क्योंकि आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहला हमें दिख रहा लेयरिंग, फिर आएगी यहाँ पे कटिंग। ये मेथड बता रहा हूँ कि किस तरह से आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हो आर्टिफिशियली। कटिंग के बाद आएगा अपना ग्राफ्टिंग। इतनी प्रोसेसेस के थ्रू आप कर सकते हो क्या वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लेयरिंग के अंदर बेसिक क्या करेंगे, तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ मैं। लेयरिंग करनी है तो एक बेसिक सा प्लांट है अपने पास, उस प्लांट की ब्रांच जो है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो प्लांट की ब्रांच जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होगी, ये अपना सॉइल लेवल है, तो ये फ्लेक्सिबल जो ब्रांच थी उसी को हम मोड़ के यहाँ तक लगाएंगे। यहाँ तक लगाने के बाद वापस से थोड़ी बाहर निकालेंगे ये, तो यहाँ जो लगा दिया है वो पूरा कवर कर देंगे। एक पहला गड्ढा कर देना था, गड्ढे के अंदर ये सारी चीज़ें कवर कर देनी थी। कवर करने के बाद थोड़ी सी पार्ट ऊपर रखेंगे, वो पार्ट के ऊपर क्या होने चाहिए, तो 2-3 लीफ लगे होने चाहिए। अगर ये प्रोसेस कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके यहाँ से क्या डेवलप होना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हमें रूट निकलते हुए नजर आएंगे, और वो रूट अगर आप देखेंगे तो ये रूट जब डेवलप होना स्टार्ट होंगे तब हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो ये आगे चल के धीरे धीरे करके क्या करता जाएगा, वहीं पे डेवलपमेंट दिखाता जाएगा अपना। इस तरह से एक प्लांट से दूसरा प्लांट फटाफट से निकल सकता है बिना सीड को सोक की। कटिंग के क्या करेंगे, कटिंग में तो कोई भी पार्ट जो है वो कट करो, कट करके उसी पार्ट को ले जाओ। बेस्ट एग्जांपल है रोज़। अगर घर भर में हम देखते हैं तो अपने दादा दादी जो है वो इस तरह से क्या करते थे, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स वो सारे इस तरह से नॉर्मली जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू किसी ना किसी अगर पड़ोसी के पास रोज़ का होता है तो उसके पास से उसकी ब्रांच कट करके ले आते हैं, कट करके ले आके अपने गार्डन के अंदर लगा देते हैं। इसकी वजह से 2-3 दिन में क्या हो जाता है, वो ग्रो करना अच्छे से स्टार्ट कर देता है। तो कटिंग तो जो है बेसिक आपने देखी हुई है। अगर ग्राफ्टिंग की बात करूँ तो थोड़ी नई टेक्निक है। नई टेक्निक इसलिए थी क्योंकि वो अपने जो एंसेस्टर थे, वो एंसेस्टर के पास बहुत ही जो नॉलेज था ना, इतना अच्छा वाला नॉलेज, वो अच्छा वाला नॉलेज में से एक चीज़ ये निकली थी। ग्राफ्टिंग में वो लोग ये करते हैं कि उन्होंने ट्राई किया था हाइब्रिड्स बनाने का। हाइब्रिड जो हम आज बाहर टेक्नोलॉजी तक पहुंच के हम अगर हाइब्रिड्स की बात करें तो कभी हम ग्राफ्टिंग की बात सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि ग्राफ्टिंग जो है वो एकदम ही मतलब कि मान लो एक्सटिंक्ट हो चुकी है ये टेक्निक। अब जो है इनका कोई नाम भी नहीं लेता। लेकिन एक टाइम था जब हम हाइब्रिड्स के लिए न तो अपने पास बायोटेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स थे, न तो हमें जीन्स का इतना नॉलेज था। जेनेटिक्स इतनी ज़्यादा डेवलप तो क्या, जेनेटिक्स का किसी ने नाम तक नहीं सुना हुआ था। तब अगर ये चीज़ें हो रही थी ग्राफ्टिंग, क्या करते थे, तो 2 डिफरेंट प्लांट्स जिनके बीच में आप ग्राफ्टिंग करवाना चाहते हो, वो 2 डिफरेंट प्लांट्स को ले आना है एक दूसरे के साथ। उसमें क्या करना है, तो एक प्लांट जो आप ऐसा यूज़ करोगे जिसके अंदर क्या हो, तो रूट्स लगे हो, और उस प्लांट को आप बोलोगे स्टॉक। और अगर बात करनी है दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट जो है अपना वहाँ पे लगेगा उसके ऊपर वाला जो लीफ लेके आया है। एक पार्ट कौन सा था, जो रूट लेके आया, विथ रूट पार्ट आ रहा है, वो स्टॉक है अपना। अगर मैं विथ लीफ के पार्ट की बात कर रहा हूँ, वो अपना हो जाएगा सायोन। तो ये स्टॉक और सायोन के बीच की जो केमिस्ट्री बनने वाली है वही क्या करने वाली है, तो लीड करने वाली है हाइब्रिडाइजेशन को। इनके बीच में अब क्या कर देना होता है, तो यहाँ पे हम सेलोटेप वगैरह या कोई भी स्टेन वगैरह लगा देंगे, इसके थ्रू बांध के रख देना है। थोड़े दिनों में ही इनके कैरेक्टर जो है वो आपको इसमें, या तो इनके कैरेक्टर यहाँ पे चेंज होते हुए दिखेंगे। इसका रीज़न क्या है, तो दोनों के सेल ने एक दूसरे को आपस में क्या कर लिया, तो इंटरेक्ट कर लिया, दोनों एक दूसरे से फेमिलियर हो गए। अपनी इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए वो कैपेबल है। इसी की वजह से ये लीड करेगा किसको, हाइब्रिडाइजेशन को। तो यहाँ पे अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंप्लीट हो रहा है। जीएसएबी बोर्ड वाले जो बच्चे, उनके लिए ये चीज़ें जो है वो सिर्फ एक पैराग्राफ के अंदर मेंशन की गई है, उनको कोई इतना डिटेल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पढ़ने के बाद ये अगर आप इसी तरह से लिखोगे तो आपकी जो है राइटिंग वहाँ पर अच्छे से रिप्रेजेंट होकर आएगी। प्रेजेंटेशन जो है ना वो सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आप एग्जाम के टाइम पे लिखने पे ध्यान दे रहे हो तो ये चीज़ें कभी भूलना मत। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नेचुरल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरली रूट, स्टेम और लीफ, इन तीनों से हो रहा है। तो रूट में से स्वीट पोटैटो, स्टेम में से पोटैटो, लीफ में से ब्रायोफाइलम। आर्टिफिशियल मेथड में अगर देखें तो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, इन तीनों के थ्रू क्या हो रहा है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। प्रोपोगेशन कब से वर्ड बोलता जा रहा हो, अगर किसी के दिमाग में ये बार बार रिंग बज रही है कि प्रोपोगेशन का मतलब क्या हो रहा है, तो प्रोपोगेट करना मतलब कोई एक पार्ट से, कोई एक वेजिटेटिव पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवाना, वही प्रोपोगेशन की प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन बोलो, प्रोपोगेशन बोलो, दोनों इक्वली लेवल पर गिर रहे हैं। अगर इसके बाद
अगर ये आज का सेशन कंप्लीट करने जा रहा है और वो कंप्लीट एग्जाम कॉर्नर के बिना तो कभी हो सकता है ही नहीं। तो इसके बाद अपना जो आ रहा है वो है एग्जाम कॉर्नर, और एग्जाम कॉर्नर के अंदर जो अपने क्वेश्चंस लगे हुए हैं सबसे बढ़िया चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें से 100% बोल रहा हूँ, कोई ना कोई 1 से 2 क्वेश्चन जो आपको बोर्ड की एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। देख लो वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन इस बार के एग्जाम कॉर्नर में है अपने। तो एग्जाम कॉर्नर में पहला ही क्वेश्चन हमें लगाया हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। बडिंग के लिए कौन सा है, तो ऑप्शन भी दिए हुए, अमीबा है, यीस्ट है, प्लाज्मोडियम है, लेशमानिया है। तो इन सब में से अगर हमें कोई एक टिक करना है तो कौन सा करेंगे, तो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ और आपके लिए खुला छोड़ा है हमने कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से ऐड करते जाओ, जैसा जैसा आप ये विजिबल कर रहे हो, मतलब ये सीन जैसे ही आपके सामने आ रहा है 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर जैसे ही दिमाग में लाइट होता है ना, वहाँ पे फटाफट से अपने कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दो। मल्टीपल फिजन अकर्स इन अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, ये किस में होगा, तो इन चारों में से अगर मल्टीपल फिजन की बात करनी है तो अभी पढ़ा हमने मल्टीपल फिजन, अभी तो वो दरवाजे से बाहर भी नहीं निकला, यहीं तक पहुंचा हुआ है। देखो, नेम द पार्ट ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का कौन सा ऐसा पार्ट है वेयर द बड्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब कि वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट है। चलो एक हिंट दे देता हूँ वहाँ पे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है, तो ब्रायोफाइलम में अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना है तो उस पार्ट का नाम बताना जिस पार्ट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। तो बेसिक सा सवाल है, इतना तो कोई क्वेश्चन टफ है भी नहीं। फिर आ रहा है 4th क्वेश्चन अपना, नेम द कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट मतलब वो एजेंट जो करता है क्या, तो डिजीज। कॉजेटिव मतलब वो करने वाला है क्या है, तो डिजीज। कौन सा डिजीज, तो काला आजार एंड इट्स मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करता है, ये बात 100% कन्फर्म है। तो उनका नाम बताना है और वो कौन से मोड से, अभी जो 6 मोड पढ़े हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसमें से वो कौन से मोड से रिप्रोडक्शन कर रहा है। लिस्ट 4 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो मैंने 3 तो लिखवा दिए है, 4th वाला जो है आपको उसी 3 के ऊपर से 4th जो है वो ट्रिगर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में 2 दिन के अंदर हम मेंशन करेंगे, जैसे वीडियो अपलोड होगा अपना 2 दिन के अंदर मेंशन करूंगा। जैसे आपके आंसर आएंगे 3 कौन से, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहाँ मत डालना, थोड़ा बहुत अपना आपसे रिवाइज करके फिर वहाँ पर मेंशन करना। 4th एडवांटेज जो है वो वहाँ पर मेंशन किया जाएगा, सरप्राइज है अपना। लेकिन 3 जो है वो सफिशिएंट है लिखने के लिए, 4th वाला जो है अपने जनरल नॉलेज के लिए है। तो एग्जाम कॉर्नर अपना ये है। तो इसके लिए आज का सेशन जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर ये अच्छे से क्लियर हो चुका है तो फिर आगे वाला टॉपिक तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए भी, और मोस्ट अवेटेड पार्ट है अपना। बच्चों ने सबसे ज़्यादा अगर किसी की रिक्वायरमेंट बताई है अपने वीडियोज़ में तो वो सबसे ज़्यादा यही था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी ह्यूमन का रिप्रोडक्शन है। ह्यूमन का रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो जल्दी आएगा। इसी वीडियो को आप जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करते आई होप 4-5 दिन लगाएंगे, 4-5 दिन के अंदर वो वीडियो भी जो है अपना ऐड हो जाएगा। तो पूरा चैप्टर जो है वो वहाँ पे कवर अप होगा। पूरे चैप्टर के फिर लास्ट में MCQ सेशंस लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद अब अपना हेरिडिटी और अवर एनवायरमेंट ही बच रहा है। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया, जय द्वारकाधीश। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।